आप में से कोई अपने ग्रुप पे मैसेज कर सकता है कि क्लास ज्वाइन कर लें? आप अपने ग्रुप पे मैसेज कर दें प्लीज़। और वही वाला यानी इसके बाद करते हैं, मतलब इस क्लास के फ़ौरन बाद 2 मिनट के लिए करेंगे। अभी चल गया है तो अभी नहीं छेड़ते। हाँ बस 2 मिनट के बाद करेंगे इसको। ग्रुप पे मैसेज कर दो कि क्लास ज्वाइन कर लें। चलें भाई, मेरी बात सुनिए। अच्छा जी, हमने लास्ट क्लास में 25.6 तक सॉल्व किया था। अब ज़रा गौर से सुनो, दिस इज़ लाइक इम्पोर्टेंट। अब आपके सामने सर है 25.7। here we go। ये आपका कोर्स का आखिरी एडवांस पार्ट है, फिर आपने बैड डेट रिकवर्ड सीखना है और फिर हम पास से वर्ड स्टार्ट करेंगे। सर लिखा है द बैलेंस शीट एज एट 31 मई 2007 ऑफ FTL लिमिटेड इंक्लूडेड अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑफ 2300। एनीवन को ये बात बता सकता है सर ये क्या चीज़ है मेरे लिए? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का ये कौन सा बैलेंस है? BD बैलेंस है, ये इसका ओपनिंग बैलेंस है। फिर लिखा है द company's account for the year ended 31st May 2008 are now being prepared. The company's policy is now to relate the provision for doubtful debts to the age of the debt outstanding. लिखा हुआ the debts outstanding at 31st May 2008 and the required provision for the doubtful debts are as follows. क्वेश्चन में सर आगे गिवन है डेट्स आउटस्टैंडिंग गिवन है अप टू 1 मंथ। फिर उसके बाद सर आपके पास अप टू 1 मंथ के आगे सर फिगर में आपके पास गिवन है, उसके ऊपर आपने प्रोविजन चार्ज कितने परसेंट करना है? उसके ऊपर आपने प्रोविजन चार्ज करना है 1% का। फिर उसके बाद मोर देन 1 to 2 मंथ्स उस पर आपने चार्ज करना है सर 2% का। फिर 2 मंथ्स टू 3 मंथ्स के ऊपर आपने चार्ज करना है सर 4% का। फिर मोर देन 3 मंथ्स के ऊपर सर आपने चार्ज करना है 5% का। अच्छा सर ऐसा क्यों है, ये क्यों इस तरह की बात कह रहा है? इसको कहते हैं एजिंग मेथड। क्या कहते हैं इसको? एजिंग मेथड। सर आपकी जो आज की क्लास है उसका जो टॉपिक है तो वही बैड डेट्स, लेकिन अब उसी बैड डेट के अंदर सर आप एक मेथड पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है सर एजिंग मेथड। हेडिंग डाल दीजिए सर, एजिंग मेथड की बात करने जा रहे हैं। जो अब्दुल्ला जो भी चीज जितनी पुरानी हो गई हो इन टर्म्स ऑफ रिसीवेबल्स, हमारा डाउट उस पर उतना ज्यादा होता है। मैं रिपीट करता हूँ, कोई भी चीज आपकी जो पुरानी हो गई हो, यानी मेरा एक कस्टमर है वो 6 महीने से पैसे नहीं दे रहा, तो मुझे उस पर डाउट भी ज्यादा होगा कि अभी ये मुझे शायद पैसे ना दे। तो जो कस्टमर्स जितने ज्यादा पुराने होते चले जाते हैं, हम उन पे उतना ज्यादा डाउट बढ़ाते चले जाते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? अब एजिंग मेथड जैसे सर फॉर एग्जांपल मैं इसी की एग्जांपल लेता हूँ। मैं ये कहता हूँ सर ये क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में आपके पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की वैल्यू जो गिवन है वो गिवन है 2300, और उसके आगे मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ आपके पास बैलेंस ब्रॉट डाउन। कॉपी कर लें सर ये। सर ये साइड में ये कॉपी कर लें, मैं आपको इस क्वेश्चन से डाटा एक्सट्रैक्ट करना सिखा दूंगा। सर यहाँ तक आपके पास ये बात आ गई, ये आ गया आपका प्रोविजन। फिर सर अब आपके पास सर ये टेबल गिवन है, तो इसको आप लिखते भी ऐसा ही है कि सर आप यहाँ मेंशन करेंगे डेट्स आउटस्टैंडिंग, दूसरी चीज गिवन है सर आपके पास वहां पे ये अमाउंट, तीसरी चीज सर आपके सामने यहाँ पे गिवन है जो इसकी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की परसेंटेज है, और अब इवेंचुअली आपके पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अमाउंट आ जाएगा अगर आप इनको आपस में क्या करते चले जाएंगे, मल्टीप्लाई। अब देखें सर एक तो आपके पास है जो क्वेश्चन में गिवन है वो है सर अप टू 1 मंथ, 1 महीने तक वाले लोग। सर ये तो अभी रिसेंटली इन्होंने हमसे गुड्स खरीदे, अमाउंट है इनका 24,000। आपका माजी का तजर्बा कहता है कि सर इसमें से 1% लोगों के बैड डेट होने के चांसेस, सिर्फ 1% के। तो उसका मतलब है अगर मैं 24,000 को 1% से मल्टीप्लाई करूंगा तो चांस ऑफ नॉट गेटिंग द अमाउंट इज जस्ट 1%। तो $240 मुझे ऐसा लगता है कि सर मुझे नहीं मिलेंगे। दूसरी तरफ मैं कहता हूं सर 1 मंथ टू 2 मंथ्स, यहाँ आ जाएंगे सर, तो यहाँ आके वैल्यू इसकी मेंशन करेंगे सर कितनी, 10,000, और 10,000 पे सर आप यहाँ क्या चार्ज करेंगे, 2%। सर इसका आंसर आपके पास कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 200। फिर सर
2-3 मंथ्स की बात करते हैं, मैंने लिखा सर 2 मंथ्स टू 3 मंथ्स की बात करते हैं सर। और यहाँ आ जाते हैं सर, यहाँ अमाउंट कितना लिखा हुआ है सर इसका, यहाँ अमाउंट आता है सर इसका 8,000। यहाँ वैल्यू कितनी आती है सर इसकी 4%। 8,000 का 4% निकालते हैं सर, आंसर बताएं क्या आ रहा है 320। नहीं, उसने डिसाइड ये किया हुआ है 4%, खुद, हमारे पास नहीं है टेबल में, खुद डिसाइडेड है 4%। फिर उसके बाद लास्ट में मोर देन 3 मंथ्स या 3 मंथ से ज़्यादा वाले पे सर आपने 5% चार्ज कराना है। तो आप यहाँ लिखेंगे सर, मैंने आगे मेंशन किया मोर देन 3 मंथ्स पे आपने सर 3,000 चार्ज किया, जिस पे आपने कितने परसेंट चार्ज कर दिया सर, उस पर आपने चार्ज कर दिया 5%। तो मैंने यहाँ लिखा सर 5% चार्ज होगा, इसको भी मल्टीप्लाई कर लें। 3,000 का 5% इज 150। सर इसका आंसर आ गया आपके पास 150। अब सर जो वैल्यूज आपको बताई जा रही हैं उसके हिसाब से आप देखें, दो चीज़ों का टोटल करना है आपको, एक आपको अमाउंट का टोटल करना है और एक आपको सर उस PFDD के अमाउंट का टोटल करना है। दोनों चीज़ों का टोटल निकालें पहले। तो इसका आंसर आ गया आपके पास 45,000, आई थिंक $45,000। और 240, 200, 440, 437, 760 और 910। चेक करें, 910 आंसर है। चेक करें, शायद मैंने गलत किया हो, मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट 910, मेरे हिसाब से भी 910 है, चेक कर लें। 910 आ रहा है सर इसका आंसर। सर ये हो गया एजिंग मेथड। अब एजिंग मेथड सिर्फ क्या कह रहा है, एजिंग मेथड ये कह रहा है जितना ज़्यादा डेट पुराना हो जाए उस पे उतना ज़्यादा प्रोविजन चार्ज करो, और जो लेटेस्ट अभी आपने लोगों को सेल किए हैं गुड्स, उन पे स्ट्रेट 4-4, 5-5% लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। जो पुराना डेटर हो गया, जो पुराना मेरा रिसीवेबल है, वो ज़्यादा एस्टिमेटेड एक्सपेंस के होने के उसके चांसेस ज़्यादा हैं, वो काम किया मैंने। आ रही है बात समझ में सर? अब मेरी बात का एक बात का जवाब सुनिएगा सर, ये जो वैल्यू है इसको सर आप क्या बोलते हैं, ये आपके लिए बैलेंस CD। तो ये जो वैल्यू है सर इसको भी आप क्या बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं बैलेंस CD। ये बैलेंस CD आपने कैलकुलेट किया इसके, डन, कोई मुश्किल बात नहीं। बस अब ये एजिंग मेथड के थ्रू होके सॉल्व हुआ है सर। अब आंसर कैसे निकलेगा, आंसर इसका ऐसे निकलेगा कि जब आप इसका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का T अकाउंट बनाएंगे, मेरी तरह बनाइएगा सर इसका एक T अकाउंट। सर जब आप इसका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का एक T अकाउंट फॉर्म करेंगे, और आप यहाँ मेंशन करेंगे आके बैलेंस CD। सर ओपनिंग वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 2300, क्लोजिंग वैल्यू आपके पास आएगी 910। ओपनिंग वैल्यू थी ना हमारे पास गिवन, ये रहा बैलेंस ब्रॉट डाउन गिवन था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में यहाँ भी पढ़ लो, क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन था सर 2300, सही है। क्लोजिंग वैल्यू ओपनिंग वैल्यू सर हमने यहाँ लिखी। अब सर जरा जवाब दीजिए, 2300 में से वैल्यू ये डिक्रीज हुई है या इंक्रीज हुई है? डिक्रीज हुई है। सर अगर ये वैल्यू डिक्रीज हो गई है तो सर जब हम इसको दूसरी साइड पे इसका इशल हम इसके यहाँ पे आके मेंशन करेंगे, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे आके, इनकम स्टेटमेंट। सर जवाब दीजिए, इन क्वेश्चन खुद बता रहा है 2300। सर डिफरेंस लीजिए इसका, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 1190। नहीं नहीं, 1390। सर इसका आंसर आ रहा है आपके पास 1390। सर ये मेरे लिए, जवाब दो, फिर से बोलो, ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए एक्सपेंस है या इनकम है? इनकम है सर, ये मेरी इनकम। ओपनिंग वैल्यू 2300 है, क्लोजिंग वैल्यू 910 है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग को देखो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है उसमें, डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और वैसे भी ऐसे पता लगेगा, अगर डिफरेंस यहाँ पर आए तो एक्सपेंस, अगर डिफरेंस वहां पे जाए तो इनकम। डन। हमेशा मैं अब आपसे बोलना शुरू कर रहा हूँ, आप हमेशा अपने अकाउंट्स में जितने भी कोई भी अकाउंट बनाए, आप हमेशा कोशिश करें कि सर आप उसके साथ बैलेंस ब्रॉट डाउन जरूर कर दें, और बैलेंस ब्रॉट डाउन की वैल्यू लिखें सर 910, जरूर करें, बैलेंस ब्रॉट डाउन जरूर किया करें, आपके लेवल पे बहुत जरूरी है। इस साल का, हाँ अगले साल का ब्रॉट डाउन करके उसको छोड़ें ताकि आप उसको सही करें। डन। चलें भाई, इधर सुनो ना, पहले ये कर लो फिर उसके बाद करना जो दिल करे। सर यहाँ तक आपने अब ये काम कर लिया। अब सर जरा मैं आपको थोड़ा सा ना पास्ट पेपर्स में मूव कर रहा हूँ डायरेक्टली।
लेकिन पास पेपर्स में इस क्वेश्चन में ये रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं आपको एडिशनल रिक्वायरमेंट, बहुत से सुनो, मैं ना इसके अंदर जो है ना आपको एक एडिशनल रिक्वायरमेंट मैं करा रहा हूँ आपको। सुने सर, यहाँ देखें, अगर मैं आपसे क्वेश्चन में पूछूं कि आपका इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट इसमें कैसे बनेगा, पहले मुझे देखिएगा। सर मैं कहता हूं आपसे, मैं इसका इनकम स्टेटमेंट का आंसर लिखूं या एक्सट्रैक्ट बनाऊं, तो मैं हुजैफा यहाँ लिखूंगा आके, सबसे पहले अयान मैं लिखूंगा आके, लेस करूंगा आके एक्सपेंस या इनकम, इनकम, क्योंकि इसमें एक्सपेंस ही नहीं है। मेरी बात समझ में, बैड डेट तो है ही नहीं ना इसके अंदर कोई। तो सर इसका मतलब है इसकी इनकम स्टेटमेंट के अंदर आप यहाँ के मेंशन क्या करेंगे, अदर इनकम। सर अदर इनकम आएगी, और अदर इनकम के अंदर सर आप लिखेंगे रिडक्शन इन, हाँ, रिडक्शन इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितनी वैल्यू से सर, 1390, सही है ना। और सर दूसरी चीज हम क्या बनाएंगे, सामने ही बनाते हैं, SOFP। SOFP में हम सोबान इसमें क्या लिखेंगे, एसेट। एसेट में हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, करंट एसेट। करंट एसेट्स में हम क्या लिखेंगे, अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल में क्या लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अभी देखिए एजिंग मेथड में आपने स्केजुअल में रिसीवेबल्स का टोटल निकाला है। रिसीवेबल्स का टोटल कितना निकाला है सर, 45,000 निकाला है ना। चेक करें, रिसीवेबल्स का टोटल निकाला है, रिसीवेबल्स के कॉलम का, डेट आउटस्टैंडिंग का 45,000। और सर सीडी बैलेंस, हर टी अकाउंट का सीडी बैलेंस बैलेंस शीट में जाता है। तो पीएफडीडी का सीडी बैलेंस देखिए कितना है, पीएफडीडी का सीडी बैलेंस कितना है, 910। सर तो यहाँ वैल्यू कितनी जाएगी, 910। जब भी आप ये याद रखेंगे ना, सीडी बैलेंस यहाँ जाता है, आईएस वहां जाता है, आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। मेरी बात समझ में आई। सर 45,000 में से आपने उसको माइनस कर लेना है, जो वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। सर बस इतना रिक्वायर्ड होता है, 4490। सर यहाँ तक वैल्यू ले आई। अब मैं आपको आपकी वर्कशीट स्टार्ट करवाता हूँ फॉर पास पेपर्स। क्वेश्चन से स्टार्ट लेते हैं, पास पेपर से जरा। अब स्टार्ट होगी बेटा, मैं आपको एक वर्कशीट प्रिंटेड भी दिया करूँगा। सब कर लिया आपने काम बच्चों वाला ना, कैश बुक वैश बुक तो बनानी होती है, बगैर वर्कशीट के कैसे कर रहे हैं सॉल्व। डन। चलें अब आगे बढ़ते हैं सर। अब आ रहे हैं सर पास पेपर्स के हिस्से पे। सबसे पहले सर पास पेपर्स के लिए तो मैं आपको ज़रा थोड़ा सा पीछे के कुछ पास पेपर्स, यानी पीछे सारे थोड़े पीछे ले जा रहा हूँ पास पेपर्स में, वहाँ से स्टार्ट करा रहा हूँ। क्योंकि यूजुअली आपको रीसेंट पास पेपर्स में इनके बारे में ज़रा कम कम चीज़ें मिलेंगी। बैड डेट्स आने दीजिए, डेप्रिसिएशन, कंट्रोल अकाउंट्स। चलें सर यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। अब देखते हैं आज हम 2-3 क्वेश्चन जितने भी इसके अटेम्प्ट कर पाएंगे हम ये सॉल्व करेंगे। हेडिंग डालें सर, मई जून 2007। अयान सर यार, हेडिंग डालें सर, मई जून 2007। हम जरा थोड़े से पास पेपर्स में जरा सा पीछे के एरिया से स्टार्ट कर रहे हैं। वजह ये है कि जरा पुराने पास पेपर्स में जरा कॉम्प्रिहेंसिव सवाल हैं, जरा उनके बारे में सर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर क्वेश्चन में आपके पास लिखा है, कार्लसन डेटर्स ओड 47,900 on 29 April 2007. The debtors included the following. Debtors included the following. लिखा हुआ है, इकबाल 72 ओ करता है, जॉनसन 148 ओ करता है, और टर्नर 880 ओ करता है, एंड दीज आर इंक्लूडेड इन 47,900। दोबारा पढ़ लें। डेटर ओड 47,900 which includes 72, 148 and 88 0 इंक्लूडेड है। फिर इकबाल के साथ क्या हुआ, इकबाल बैड नहीं हुआ, इकबाल पेड कार्लसन 72 इन कैश। इकबाल ने पैसे पे कर दिए। जवाब दें, जब सर किसी शख्स ने पैसे पे कर दिए तो आप उसकी एंट्री क्या पास करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे, इकबाल को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अभी देखिएगा ये सब यूज होंगी। Carlson was told that Johnson had left the country and decided to write off the outstanding balance as bad debt. उसने कहा कि ये बंदा छोड़ के चला गया, अब ये वापस नहीं आएगा। किसकी बात हो रही है सर, जॉनसन की। जॉनसन चला गया तो इसका मतलब है सर आप उसके अकाउंट को खत्म करेंगे, तो बैड डेट्स को डेबिट करके जॉनसन के अकाउंट को आप क्या कर देंगे सर, क्रेडिट।
ये एंट्री बन गई इसकी, आ रही है बात समझ में। फिर सर क्वेश्चन में आगे देखें, ऑन 30th अप्रैल कार्लसन वाज इन्फॉर्म्ड दैट टर्नर वाज बैंकक्रप्ट, टर्नर बैंकक्रप्ट हो गया, और उसने इवन दो वो बैंकक्रप्ट हो गया, उसने तब भी आपको कर्टिसी में जितने भी पैसे बनते थे उसके पास दे सकता था आपको दिए, उसने आपको 240 दे दिए। तो इसका मतलब है सर किसी शख्स ने आपको 880 में से 240 दे दिए, तो इसका मतलब है 640 आपको उसने नहीं दिए, नहीं दिए ना सर। तो इसका मतलब है सर कुछ अमाउंट बैड हुआ, कुछ अमाउंट आपको क्या हुआ, रिसीव हुआ, और इवेंचुअली इसका अकाउंट जो है टर्नर का वो क्लोज हो गया, टर्नर का अकाउंट क्लोज कर दिया आपने। अब सर सुने, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बेसिक अकाउंटिंग से एडवांस अकाउंटिंग का सफर है ये। सर कार्लसन डिसाइडेड टू क्रिएट, वर्ड लिखा हुआ है क्रिएट, मैंने यही पिकअप किया, अगर क्रिएट है तो उसका मतलब है पहली बार क्रिएट है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन इक्वल्स टू 0, क्रिएट कर रहा है ना आज, अगले साल होगा, मेंटेन करता होगा। अगर लिखा होता कार्लसन इज मेंटेनिंग अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो ओपनिंग बैलेंस मिलता, ये तो इसी साल क्रिएट कर रहा है। कैसे क्रिएट कर रहा है सर, क्रिएट कर रहा हूं 2% ऑफ व्हाट, ऑफ द रिमेनिंग। रिमेनिंग का मतलब सर तो ये होता है ना, इसका मतलब है आपने 47,900 में से 72 को माइनस करना है, 148 को माइनस करना है, 880 को माइनस करना है, तो जो आंसर बचना है उसका आंसर निकालना है। निकालिए जरा, आंसर निकालिए इसका। वो भी तो निकल गया ना, रिसीवेबल नहीं हुआ, रिसीवेबल ने 240 मिल गया ना, तो अब डेटर तो नहीं रहा ना मेरा, डेटर तो नहीं रहा ना मेरा, माइनस किया ना उसको, कि अब इतने डेटर्स हमें रह गए। जवाब दिए सर, इसका आंसर देखें सामने क्या है, 46,800 सर इसका आंसर आ रहा है, और 46,800 के अंदर सर आप कितने परसेंट चार्ज करेंगे, 2%। सर जरा 2% चार्ज कीजिए, सही है ना। 46,800 में आपने आंसर निकाला, तो इसका आंसर कितना आ गया, 936, राइट। अब सुने, यहाँ देखें, अब स्टार्ट है यहाँ से कहानी। अब आप मेरे साथ साथ क्या करेंगे, हेडिंग डाली हुई ना, मई जून 2007। सर आ जाए सर, सबसे पहले यहाँ आके लिखें सर, पार्ट ए, क्वेश्चन में पार्ट ए ये है, प्रिपेयर, लिखे मेरे साथ साथ, prepare the journal entries to record the above transaction। ये जो 4 ट्रांजैक्शंस आपको दी गई, उनको उनकी एंट्रीज पास करके आपने दिखाना है। ये पास पेपर की पहली रिक्वायरमेंट है भी यहाँ पे, सनी मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, ये देख लो सर, जर्नल मांगा है सर। अब यहाँ देखें, मैं यहाँ जाता हूँ सर, सबसे पहली एंट्री क्या है, सबसे पहली एंट्री ये है कि सर वो ये कह रहा है आपसे कि आपने कैश को क्या कर देना है, डेबिट, इकबाल को आपने क्या कर देना है सर, क्रेडिट। सर इसका अमाउंट कितना आएगा आपके पास, 72, और यहाँ भी अमाउंट आएगा 72, पहली एंट्री हो गई। फिर क्वेश्चन कह रहा है सर सेकेंड एंट्री पास करके दिखाइए। सर सेकेंड एंट्री जो है, याद है ना, जॉनसन वाज लाइक लेफ्ट द कंट्री, बैड डेट हो गया। सर वेरी गुड सर, लिखेंगे आगे बैड डेट्स, और सर बैड डेट्स के बाद आप यहाँ पे मेंशन करेंगे सर जॉनसन के अकाउंट को सर आपने यहाँ लाके क्रेडिट कर दिया, अमाउंट आ गया आपके पास 148, यहाँ भी लिख देंगे सर आगे 148 मेंशन कर दीजिए। जॉनस्टन है वैसे, डन। फिर सर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा थर्ड, अब सर टर्नर है। अब टर्नर के लिए देखो, बच्चे ना इस ट्रांजैक्शन को कोशिश करते हैं यूं करने की, मैं बोल रहा हूँ बता के फिर बोल रहा हूँ गलत है, पहले बता रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। क्वेश्चन में बच्चे कह रहे हैं कि सर बैंक लिखें 240, टर्नर को सर कैंसिल कर दें 240, फिर सर बैड डेट लिखें अलग से, और बैड डेट के साथ नीचे टर्नर का अकाउंट क्लोज करें, और अमाउंट कितना लिखें 640। सर एंट्री तो ये भी सही है, ओ लेवल्स में नहीं है, आपको कंपाउंड एंट्री पास करके देनी है एग्जामिनर को। इस तरह आप एंट्री पास, मतलब इसको कहते हैं, ये स्केलेटन फॉर्म ऑफ एंट्रीज है ना, अलग अलग करिए में। इसका मतलब है, सुने, इसका मतलब है, हाँ कोई कोई वजह एग्जामिनर आपसे ये चीज पूछ रहा है, मैं कह रहा हूँ ये वाली चीज रॉन्ग है, राइट क्या है, राइट ये कि सर आपने ये बताना है
बैंक आपको कितने का रिसीव हुआ 240, टर्नर को मैंने क्रेडिट कर दिया सर कितने से 880, 880 से, तो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज 640 है ना 640, वो जो 640 है वो ऑटोमेटिकली सर मेरे लिए क्या है बैड डेट्स। आई बात समझ में? ये एंट्री करेक्ट है, दिस इज द कंपाउंड एंट्री, ऐसे लिखनी है, ऐसे ही लिखनी है, दो बनाएंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको कंपाउंड एंट्री है तो कंपाउंड एंट्री पे ही काम करना है, देयर इज नो अदर वे आउट। डन, आगे चलें सर। क्वेश्चन में देखें आगे सर, यहां से आगे बढ़े, अब देखें मैं यहां पे काम करा रहा हूं आपको। अब देखें उसने कुछ ना टी अकाउंट्स मांगना शुरू किए। सबसे पहले उसने कहा मेक द एंट्रीज इन द फॉलोइंग सेल्स लेजर टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ऑन 29 अप्रैल। सुने गौर से देखें भाई, जरा पुराना पास पेपर है तो एक्सपेक्ट किया जाता था बच्चा समझ जाएगा ये बात कि ये टी अकाउंट है। टी अकाउंट बन गया सर, ये समझ में आई बात? अब ये टी अकाउंट आया सामने, सर टी अकाउंट आया सर, मैंने इसके फुटर्स को यहाँ पे मार्क किया, ये टी अकाउंट है। अच्छा मुझे कैसे पता चला था ये टी अकाउंट है? यहाँ लिखा था बैलेंस बीडी, इससे पता चल रहा है। सर अब जवाब दें सर, मैंने यहाँ भी आके मेंशन किया कि ये वैल्यू भी यहाँ पे आके एक मार्क के लिए बस जवाब दें सर, बना हुआ था सर। अब जवाब दें, इकबाल ने पैसे दे दिए ना सर, इकबाल ने पैसे दे दिए, तो इकबाल के क्रेडिट साइड पे आप आगे क्या लिख देंगे? कैश, क्या लिखेंगे? 72। सोफिया अपडेट करें इंफॉर्मेशन। एक आपने सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाया है ना, बनाया है ना सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ स्कीम आपके कोर्स की क्या है। ये इकबाल आपके लिए कस्टमर का अकाउंट है ना, तो ये सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट जैसा है। कभी गलती कर रहे हो तो पहचान जाएंगे मैं गलती कर रहा हूँ कैसे। सर जवाब दें, जब आप किसी कस्टमर से पैसे रिसीव कर रहे थे तो आप सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में रिसिट किस तरफ लिखते थे? क्रेडिट साइड पे। यहाँ भी देखें क्रेडिट साइड पे आ गया ये। आ रही है मेरी बात समझ में? सारे कस्टमर्स के अकाउंट सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट जैसे होते हैं सारे। सर एग्जांपल ये ले, जॉनसन का अकाउंट, जॉनसन बताए जॉनसन से पैसे मिले या बैड डेट? बैड डेट हो गया ना। सुभान, सुभान बताओ सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में बैड डेट किस तरफ आता है? सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में किस तरफ आता है? क्रेडिट साइड पे। तो सर यहाँ भी किस तरफ लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे। अच्छा एक और बात नहीं बोलूं, बैड डेट खुद क्या है? एक्सपेंस। अपने अकाउंट में क्या होगा? डेबिट। तो यहाँ क्या होगा? क्रेडिट। सर किस अमाउंट से आएगा? 148। आई बात समझ में? ऊपर वाला कैश रिसिट है और नीचे बैड डेट क्या है आपके लिए? एक्सपेंस। आ गई बात समझ में? अभी रुक जाए, अब बनाइएगा इसके बाद तीनों अकाउंट साथ। टर्नर का अकाउंट, अगर टर्नर के अकाउंट में आपको जरा भी कंफ्यूजन होती ना तो एग्जामिनर बोलता है बच्चे को कंट्रोल अकाउंट नहीं आता, वो ये नहीं बोलता आपको बैड डेट नहीं आता। सर इसका मतलब है आपको वो कुछ पैसे दे के चला गया, पैसे वो आपको कितने दे के चला गया? 240। सर जवाब दें, बाकी का अमाउंट क्या हो गया आपके लिए? बैड डेट। सर जवाब दें सर, तो कितने का आंसर आ गया? 640। अब सर आई हैव अ क्वेश्चन, क्या कोई अमाउंट लेफ्ट है इसके बाद? नहीं, अकाउंट क्लोज। आई बात समझ में? सर याद कीजिए, बैड डेट और बैंक सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आते हैं। तो जब भी आप किसी भी दुनिया में कस्टमर का अकाउंट बनाओगे, आपने अगर सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट याद रखा हुआ है तो ये अकाउंट आपके लिए बच्चों वाला है। आप कभी कैश इस तरफ नहीं लिख सकते, आप बैड डेट एक्सपेंस कभी इस तरफ नहीं। अगर डिसऑनर चेक होता तो कहां लिखते हैं? डेबिट साइड पे। सेल्स रिटर्न होता तो किस तरफ लिखते हैं? क्रेडिट साइड पे। डिस्काउंट अलाउड किस तरफ लिखते हैं? क्रेडिट साइड पे। सेट ऑफ किस तरफ लिखते हैं? क्रेडिट साइड पे। इंटरेस्ट चार्ज और कस्टमर किस तरफ लिखते हैं? डेबिट साइड पे। अरे बात करिए, यहां तक है, कॉपी करें, कॉपी करें। ये मैंने आपको इसलिए आगाह किया कि यार टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव ऑप्शन लें तो आपको अंदाजा होगा कि ये कस्टमर का अकाउंट है। सोफिया मुश्किल था ये? मुश्किल था? बोलो ना हाँ। मैंने ये कहा इकबाल मेरा कस्टमर है, फिर से सुनो, इकबाल मेरा कस्टमर है, उसका अकाउंट सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के फॉर्मेट जैसा होगा। तो इकबाल, जॉनसन और टर्नर ये मेरे कस्टमर्स हैं, इनके अकाउंट में वही चीजें आ सकती हैं जो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के फॉर्मेट में होगी, उसके अलावा नहीं आ सकती। तो बैड डेट यहाँ क्रेडिट साइड पे इसलिए क्योंकि सेल्स लेजर में भी क्रेडिट साइड पर है। एंट्री क्योंकि ये बनती है, बैड डेट को आप क्या करते हैं? डेबिट। टर्नर को आप क्या करते हैं? क्रेडिट। तो टर्नर के अकाउंट में क्रेडिट हो गया और रेफरेंस किसका आ गया? बैड डेट का। आ गई बात समझ में? अच्छा एक और बात, ये खत्म करते करते मैंने आसान बात सबसे आखिर में रखी है, जवाब दो। दो अकाउंट्स बनाए थे ना आपने,
दो अकाउंट बनाए थे, एक बैड डेट का और एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का। जवाब दें, बैड डेट के अकाउंट में अकाउंट रिसीवेबल किस तरफ लिखा होता था? डेबिट साइड पर। भाई जब अकाउंट रिसीवेबल वहां डेबिट में है तो खुद उसके अकाउंट में किस तरफ लिखा जाएगा? क्रेडिट में। वही हो रहा है सामने। जब पैसे रिसीव होंगे तो कैश बुक में कहाँ रिसीव करोगे? डेबिट में। तो यहाँ कहाँ रखोगे? वही कर रहे हैं। आ रही है बात समझ? हाँ, अब तो कैसी बच्चों वाली बात फौरन से याद कर ली। कंट्रोल अकाउंट वाली बात बोली तो पता नहीं 25,000 साल पीछे चली गई, ऐसा लगा कहानी घूम के। डन। आगे बढ़े सर। सर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हाँ अब ये कह रहा है, शो द एंट्रीज व्हिच वुड अपीयर इन फाइनल अकाउंट्स फॉर कार्लसन फॉर बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। लिसन दिस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले ना 2013 से पहले इट वाज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन इट कन्वर्टेड इनटू इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का एक्सट्रैक्ट मांग रहा है वो आपसे। सर दो चीजों के लिए मांग रहा है, एक बैड डेट के लिए, दूसरा सर वो आपसे मांग रहा है किसके लिए? दूसरी वो चीज मांग रहा है आपसे लिए सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए। सर बिल्कुल सही है, लेकिन अब मेरा सवाल है छोटा सा, क्या इस क्वेश्चन में एक बैड डेट हुआ या दो? दो। तो दोनों को आप क्या कर देंगे? प्लस। सर तो सर आप सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, आगे लेस करूंगा मैं। सर लेस करके मैं यहाँ लिखूंगा एक्सपेंसेस। पहले तो मैं सर यहाँ पे मेंशन करूंगा क्या? बैड डेट्स। और बैड डेट्स के अंदर सर मैं यहाँ पे मेंशन क्या करूंगा? मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा सर, पहला मेरा बंदा है जो बैड हुआ 148, दूसरा बंदा बैड हुआ कितने का? 640, 148 ना, जॉनसन 148। सर दोनों को आप क्या कर देंगे? प्लस। आंसर कितना आएगा? 788। सर फिर मेरे पास इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आया है। सर ये कब हुआ? सर ये बिल्कुल हुआ, यहाँ देखें। सर उसने टी अकाउंट क्यों नहीं मांगा? इसका की वजह है, सही किया उसने। सर अभी क्रिएट किया है ना आपने, क्रिएट किया है ना, कितने क्रिएट हो गए? तो ओपनिंग वैल्यू तो जीरो है। सर जब ओपनिंग वैल्यू जीरो है और जब मैंने पीएफडी का अकाउंट बनाया तो ब्रॉड डाउन की वैल्यू क्या है? जीरो। सर हाँ, सीडी की वैल्यू कितनी है? 936। जवाब दीजिए, इनकम स्टेटमेंट में भी वैल्यू कितनी जाएगी सर? 936। कॉन्सेप्ट ये है। तो अब सर अगर मैंने ये टी अकाउंट बनाया तो इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ तो मैंने लिखा इंक्रीज इन पीएफडीडी 936। उन सारे बैड डेट को माइनस करने के बाद रिसीवेबल्स निकाला, उस पर 2% लगाया। बोले बोले, मैं दोबारा बोलता हूँ। सर जब आपने सारे बैड डेट्स को माइनस किया तो आंसर आया था 468, उस पर 2% आपने चार्ज किया, तो सर आंसर आ गया आपके पास 936। आराम आराम से सुकून सुकून से सॉल्व करो, पास पेपर है भाई, कोई जल्दी नहीं है। सर इसका आंसर आ गया आपके पास 936। यहाँ तक आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। अब मेरा एक अब्दुल्ला छोटा सा सवाल, ये सब बड़े आसान है, देखो 2-2 मार्क्स की चीजें चल रही हैं। सर अब मेरा एक और सवाल, सर बैलेंस शीट में मैं इसे कहाँ रिकॉर्ड करूंगा? एसेट में। एसेट में भी मैं इसे कहाँ रिकॉर्ड करूंगा? करंट एसेट में। सर करंट एसेट में भी मैं इसको कहाँ लेके जाऊंगा? अकाउंट्स रिसीवेबल में। अकाउंट रिसीवेबल के अंदर भी सर मैं कहाँ लिखूंगा? ले जाके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में। अकाउंट रिसीवेबल अब जो मेरा बचा है वो बचा है सर 46,800 का। सही कह रहा हूं ना मैं? वो पुरानी वाली 47,000 वाली वैल्यू नहीं लिखूंगा मैं। अब इसमें पीएफडीडी कितना आएगा सर मेरे पास? 936। सर आंसर निकाल लीजिए। 4545। तुक्का नहीं भाई, प्लीज। मुश्किल फिगर है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। चलो भाई मैंने मान लिया, शायद 64 आएगा, 64 आएगा। 45864 सर इसका आंसर आ गया। डन। अब आ जाए सर, एक और इंपॉर्टेंट बात करते हैं, सुने। हाँ बिल्कुल लिखें सुकून से सर। नहीं नहीं, लिखा हुआ है नेम वन अकाउंटिंग प्रिंसिपल विच इज अप्लाइड व्हेन मेकिंग द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। आप एस्टिमेटेड एक्सपेंस क्यों रिकॉर्ड करते हैं? हाँ एक ये वजह, दूसरी वजह प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। पहले प्रूडेंस लिखें। प्रूडेंस कहता है एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड, तो अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट अ प्रोविजन कैन बी रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस इफ इट्स इंक्रीज। ये पूरी बात ना भी लिखें तो आप, वो कह रहे हैं नेम वन अकाउंटिंग, नेम, तो क्या लिखेंगे? प्रूडेंस। सिर्फ प्रूडेंस लिखेंगे सर, आपका मसला हल, 1 मार्क मिल जाएगा। सही होगा। मैचिंग भी यही कहता है, एक्सपेंस ऑफ द ईयर शुड मैच द रेवेन्यू ऑफ द ईयर, इसलिए भी है।
वो बैड डेट पे लिखना। ये प्रोविजन के लिए बोल रहा है, प्रोविजन इज एन एस्टिमेटेड एक्सपेंस, तो एस्टिमेटेड वाली एक्सप्लेनेशन देना कि एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड, हाँ शुड ऑलवेज बी रिकॉर्डेड। डन। सर एक ना, ये मैंने जानबूझ के ना अपने टाइम का ना एक क्वेश्चन निकाल के ना आपके सामने रखा है। यूजुअली इस क्वेश्चन से भगा देते हैं टीचर्स, आज के बोलते हैं आजकल के बच्चे को नहीं आएगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपको आएगा, आप बिल्कुल कर लें, उसके बाद फिर हम इस पे बात करें। ये जो क्वेश्चन है ना आपके सामने, ये आपके जरा स्टैंडर्ड को अपग्रेड कर देगा, आपको अपनी बहुत सारी की भी अकाउंटिंग रिलेटेबल नजर आएगी इसमें, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप ही इतने जीनियस है, आप कर लेंगे। देखिए आपको आता है, मैं जानता हूं ये, बस हमारा एक फियर फैक्टर है कि हम नहीं कर सकते, हम कर लेंगे अभी ये। सुनिए सर, यहां देखें। डन। देखो भाई, अब जो क्वेश्चन आ रहा है ना आपके सामने, इसको जरा, इसको थोड़ा सा सीरियस लीजिएगा। यहां देखें सर, लिखा हुआ है ए सोल ट्रेडर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001। आगे लिखा हुआ है सर, इसके बाद इसमें क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स की वैल्यू आपके पास गिवन है सर कितने की, 1 लाख की। सर आगे उसके बाद वैल्यू लिखी हुई है, क्रेडिट सेल्स रिटर्न वैल्यू लिखी हुई है सर कितने की, 5,000 की। आगे लिखा हुआ है टोटल डेटर्स एज एट 1 जनवरी 2001 12,200। आगे लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एज एट जनवरी 1 2001 620। रिपीट कर रहा हूं मैं, एक तरफ दिया हुआ है क्रेडिट सेल्स, एक तरफ दिया हुआ है क्रेडिट सेल्स रिटर्न, फिर सर दिया हुआ है टोटल डेटर्स एज एट जनवरी 1। डेट्स को जरा गौर से देखिए, 31 दिसंबर का डेटा है, तो ये तो 31 दिसंबर की बात है, लेकिन ये जो बात है ना, ये ओपनिंग है, ऐसा कुछ होना चाहिए सर। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की वैल्यू कितनी है सर, 620। सही है सर, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का ओपनिंग बैलेंस हो गया। आहिस्ता आहिस्ता देखते जाएं। अब एक्सट्रैक्ट गिवन है, और एक्सट्रैक्ट में आपके पास गिवन है कैश बुक एक्सट्रैक्ट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2001, ये आपके सामने गिवन है वैल्यू। सर अब गौर से देखिएगा, सर हमने ऐसी कोई चीज देखी है कहाँ, ये जो नीचे बनी हुई है ड्रॉ हुई हुई, ये क्या चीज है, कैश बुक है। वेरी गुड, क्या है ये, कैश बुक। अब देखें कैश बुक में भी ना हम तो बस रटते हैं, कमाल देखें सर, कैश बुक में सेल्स और कैश, ये कौन सी सेल्स है, कैश सेल्स, इसका क्रेडिट सेल से कोई ताल्लुक नहीं। अब देखें सर डेटर्स और सामने 72,000, इसका मतलब है आपने डेटर्स से 72,000 रुपीज लिए और 2,000 का उनको क्या दे दिया, डिस्काउंट। तो इसका मतलब है एक्चुअली उनको, उनसे आपने 74 का अकाउंट सेटल कराया, 74,000 उन्होंने आपको देने थे, 2,000 आपने डिस्काउंट उनको ऑफर कर दिया, और बैंक की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 72,000। अब दूसरी तरफ देखिए, ये क्या लिखा हुआ है सर, डिसऑनर्ड चेक। ना ना ना, डिसऑनर्ड चेक, डिसऑनर्ड चेक वो होते हैं जो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के डेबिट साइड पर आते हैं। आ रही है बात समझ में? अब वापस मिलेंगे, पहले मुझे मिल गए थे, लेकिन चूंकि उसका चेक डिसऑनर हो गया, तो अब ये दोबारा मुझे मिलेंगे। रिवर्स कर दिया आपने इसको, रिवर्स किया, रिवर्स कैसे किया, जब मिले थे तो डेबिट किया था, अब क्रेडिट कर दिया मैंने इसको, डिसऑनर हो गया। कैश बुक एक्सट्रैक्ट्स फिगर्स आर टोटल फॉर द ईयर, द फॉलोइंग पॉइंट्स आर ऑल्सो रेलिवेंट। लिखा हुआ है 700 ऑफ द ट्रेड डेटर्स वर रिटन ऑफ एज बैड डेट। सर आपने इन लोगों को बैड डेट कर दिया। इतना अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है, वाकई में थोड़ा सा इंटरेस्ट लें, मुझे नजर भी आ रहा है, ले भी रहे सर, जरा सा इस काम को ना गौर से देखें, आपका एक किस्सा ना पूरी एक तरफ की अकाउंटिंग अपग्रेड हो जाएगी। देखें वाकई में क्वेश्चन चाहिए होता है अकाउंटिंग में चीजों को आगे ले जाने के लिए जहन को। रिवाइज प्रोविजन फॉर द डाउटफुल डेट आपने 5% पे क्रिएट करना है। गुड न्यूज इज दिस, मैं कर रहा हूं, लेकिन देखें सबर से देखें, बात को समझें। सर सबसे पहले हमने निकालना है सेल्स का अकाउंट, सबसे पहले हमें सेल्स अकाउंट बनाना है। बच्चों वाली बात शुरू हो गई, पहली क्लास लेजर वाला क्वेश्चन स्टार्ट किया मैंने। सर सेल्स अकाउंट बनाने के लिए सर हमें ये नहीं देखना होता कि सर क्रेडिट सेल्स है या कैश सेल्स है, हमें देखना होता है दोनों सेल्स इसमें रिकॉर्ड होंगी, क्योंकि ये सेल्स अकाउंट है। सेल्स लेजर का कंट्रोल अकाउंट होता ना, तो मैं कहता क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करूंगा। आ रही है मेरी बात समझ में? ये तो सेल्स का अकाउंट है, सेल्स में क्या होता है, सेल्स क्रेडिट हो जाती है, कैश या अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाता है। सर क्वेश्चन में देखें, क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर कितनी है, 1 लाख, कैश सेल्स कितनी है, 8,000। अब यहां देखें, मैंने यहां लिखा सर अकाउंट रिसीवेबल की, सर आपने 1 लाख अकाउंट रिसीवेबल के नाम से सेल्स की है, और एक आपने कैश सेल्स की है, कितने की, 8,000 की। तो टोटल सेल्स आपने कितनी कर दी, 1,08,000 की। किसी ने मुझे बोला था अभी थोड़ी देर पहले, सर लाख में से 5,000 माइनस करेंगे तो 95,000 आंसर आ जाएगा। गलत था ना, 1,08,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो नेट सेल्स आएगा। ये रीस है, 1,08,000 की टोटल सेल्स है, 1,03,000। सही है, सही है, डन। मतलब बात समझ में आई, जब तक हम
जब तक हम पूरी कहानी को कंप्लीट नहीं करते ना तब तक ये काम कंप्लीट नहीं होता। अच्छा आप सुने, सेल्स का अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जब साल खत्म हो जाता है तो आप उसका सीडी नहीं निकालते, बल्कि आप उसको किस में ट्रांसफर कर देते हैं, इनकम स्टेटमेंट। आई बात समझ में, क्योंकि वो इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा। ये इसको हर साल ओपन करते हैं और हर साल इसको क्या कर देते हैं, क्लोज। सर ये तो बैड डेट जैसी बात कर रहे हैं आप। यस, सेल्स का अकाउंट हर साल ओपन होके हर साल, ये इस साल का रेवेन्यू है, इस साल के एक्सपेंस से मैच कर जाएगा, इसको आप लेगा इनकम स्टेटमेंट में। आ गई बात समझ में। परचेजेस भी ऐसे ही करते हैं, साल खत्म हो जाता है तो सीडी नहीं करते, वरना वो परचेजेस तो अगले साल में चली जाएंगी। और ये बात समझ में। तो सर सेल्स का अकाउंट आपने बनाया, सेल्स की जो साल के आखिर की वैल्यू इट शुड बी ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट। डन। आगे देखें सर, अगला अकाउंट क्वेश्चन देखें बना हुआ क्यों है ये। सर अगला अकाउंट वो आपसे मांग रहा है, आपने क्या बनाना है सर, सेल्स लेजर का कंट्रोल अकाउंट। सुने, याद देखें मेरी बात सुने, सेल्स लेजर का कंट्रोल अकाउंट। अब देखें आपकी वाकई में रेलेवेंट इंफॉर्मेशन में जो आप इतने सालों से पढ़ते हो, फिर वो कॉन्सेप्ट्स बिगड़ते इसलिए क्योंकि ये बेस नहीं आ रही होती। सर सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाया मैंने। सुने, क्या क्वेश्चन में आपने बिल्कुल शुरू में ये देखा था कि सर आपके पास टोटल डेटर्स है जनवरी 1 मौजूद थे, कितनी वैल्यू है सर, 12,200। सर मैंने यहाँ के लिखा सर सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन की वैल्यू 12,200 यहाँ गई। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट किसका कंट्रोल अकाउंट होता है, अकाउंट रिसीवेबल का कंट्रोल अकाउंट होता है। तो सर अकाउंट रिसीवेबल के कंट्रोल अकाउंट में अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस आएगा ना। यस सर, ऊपर लिखा हुआ है सर, ये रहा आपके पास डेटर्स का 1 जनवरी का ओपनिंग बैलेंस, ये रहा। राइट, जवाब दो, क्या क्रेडिट सेल्स की है साल में। यस, क्या क्रेडिट सेल्स रिटर्न भी की है साल में। यस, तो सर मैंने यहाँ के लिखा, तो सेल्स को मैं यहाँ लिखूंगा, सेल्स की वैल्यू कितनी आएगी सर यहाँ पे 1 लाख। सर जवाब दीजिए उसके बाद सेल्स रिटर्न की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी सर 5,000। सर बिल्कुल सही, वेरी गुड, यहां तक बात समझ में आई। अब सर जरा सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट खोलिए अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है। सर क्या सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में कभी मैंने आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लिखवाया है, नहीं, छोड़ देते हैं सर उसको, बैड डेट लिखवाया। अब सर लेकिन गौर से देखें, इतना आसान नहीं, क्वेश्चन को खत्म कर लिया आपने। कैश बुक, हाँ सही है 700, अब तुम्हारी बात भी मानूंगा मैं। सर कैश बुक मैंने लिखा, सर कैश बुक को जरा गौर से देखिए, ये जो सेल्स है, ये जो सेल्स है, ये तो कैश सेल्स है, ये तो कंट्रोल अकाउंट में नहीं जाएगी। सर ये अमाउंट आपने रिसीव किया है फ्रॉम कस्टमर्स, ये जाएगा, उन पे डिस्काउंट दिया है, तो अगर ये यहाँ पे डेबिट साइड पर है तो वहां पर कहां जाएगा, तो खुद ही जाएगा ना सर ये अमाउंट। सर मैंने यहाँ लिखा कि यहाँ आएगा डिस्काउंट अलाउड, यहाँ लिखेंगे सर आप आगे बैंक, अमाउंट कितना जाएगा सर 72,000, यहाँ पे क्या अमाउंट जाएगा 2,000। समझ में आ रही है ना बात, कैश बुक से रिलेट कर रहे हैं हम इसको। डिसऑनर्ड चेक भी है दूसरी तरफ। सर यहाँ देखिए, डिसऑनर्ड चेक की एंट्री में भी क्या लिखा हुआ है ऊपर, डेटर्स कितना 500। तो सर इसका मतलब है सर यहाँ आके आप मेंशन करेंगे सर डिसऑनर्ड चेक, और डिसऑनर्ड चेक आपके पास कितना आएगा सर 500, ये भी आ गया। अभी बॉस की बात, बॉस कह रहे हैं सर यहाँ पे क्या लिखें, बैड डेट्स कितनी लिखें सर 700, आ गया। कमाल की बात सुने, गौर से देखें, तो एक्चुअल सेल्स आपकी कितने की है 1,08,000। इधर देखो क्रेडिट सेल्स कितने की है 1 लाख, सेल्स रिटर्न कितने की है। सर जवाब दें, अगर मैं इन सबका टोटल कर लूं, अब बाकी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सेट ऑफ वगैरह, सर जवाब दें मुझे ये पता चल जाएगा बैलेंस सीडी कितना आया। कैलकुलेट करो, जल्दी करो, शाबाश, कैलकुलेट करें फिर बात करते हैं। आंसर निकालिए। 1,12,000 फुटर है सर, यहाँ लिखा सर मैंने 1,12,700, यहाँ भी लिखा सर मैंने 1,12,700, और सर इसमें से माइनस कर दें ये सब, जल्दी करो सुभान, काम करो बेटा पहले। क्या आंसर आ रहा है सर, इसका आंसर आ गया आपके पास 33,000। मेरा एक सवाल है छोटा सा, सुने मेरा सवाल सुनो बेटा, 33,000 में से क्या बैड डेट माइनस हो चुका है, हो चुका है ना, तो इसका मतलब है सर बैड डेट की अमाउंट रिसीवेबल के क्लोजिंग बैलेंस में से ऑलरेडी माइनस हो चुकी होती है। तो सर इसका मतलब यह है कि कंट्रोल अकाउंट में, इसका मतलब है सर अकाउंट रिसीवेबल के क्लोजिंग बैलेंस में से, अकाउंट रिसीवेबल के क्लोजिंग बैलेंस में से बैड डेट ऑलरेडी माइनस हो गया।
जब ये क्लोजिंग बैलेंस निकल आएगा तभी तो आप पीएफडीडी चार्ज करेंगे, है ना। पीएफडीडी किस वैल्यू पे चार्ज करेंगे? 5% पे। 5% किस चीज का? रिसीवेबल्स का। गौर से सुनो, दोबारा से कनेक्ट करो इन बातों को, मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनो। अकाउंट रिसीवेबल में से पहले आपको क्या माइनस करना होता है? बैड डेट। बच्चा सारी जिंदगी यही सोच सोच के बैठा और वो यही सोचता रहेगा, क्वेश्चन तो यही आएगा, बस वो मुझे बच्चों की तरह बैड डेट माइनस करवा देंगे। अब इस अकाउंट को गौर से देखें जो सामने बना हुआ है आपके। सर इसमें एक ओपनिंग बैलेंस था डेटर का, क्रेडिट सेल्स को आपने इसमें क्या किया है? ऐड। सेल्स रिटर्न को आपने क्या किया है? माइनस। डिसऑनर्ड चेक को आपने इसमें क्या किया है? प्लस। बैड डेट को आपने इसमें से क्या किया है? माइनस। इवेंचुअली रिसीबल्स का क्लोजिंग बैलेंस आया, आया ना क्लोजिंग बैलेंस। साल के शुरू में आपको रिसीबल से कितने पैसे लेने थे? 12,200। साल के आखिर में आपको कितने पैसे लेने हैं? जब आपका जवाब ने रिसीबल बढ़ गया तो आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी क्या हो जाना चाहिए? बढ़ जाना चाहिए। मेरी बात समझ में आई? पूरी कहानी घुमा फिरा के ये है, लेकिन अब परसेंटेज कितनी लगानी है अब। लेकिन ये सुनो, अब घूम के ना बात वो आई जो हर क्लास में टीचर चिल्ला रहा होता, पीछे की बात नहीं बता रहा होता। ये सर अब सुने, जब मैंने बैड डेट का अकाउंट बनाया तो बैड डेट के अकाउंट में तो सिर्फ बैड डेट आएगा। बैड डेट कितने का है सर? 700। तो उसका नाम तो रिसीवर लिख दिया मैंने। सर उसको तो मैं किस में ले जाके चार्ज कर दूंगा? 700। ओ भाई ये तो कोई भी कर लेगा। और अब अगर पीएफडी का अकाउंट बनाने के लिए आपसे बात करूं तो क्वेश्चन में याद है ऊपर पीएफडी का बैलेंस गिवन था ओपनिंग। सर सर कितनी वैल्यू गिवन थी आपके पास? वैल्यू गिवन थी आपके पास 620। तो यहाँ देखें, यहाँ देखें, यहाँ लिखा मैंने आके ब्रॉड डाउन बैलेंस कितना लिखा मैंने? 620। सर सीडी वैल्यू कैसे निकालूंगा? सीडी निकालूंगा इस 33,000 के ऊपर कितने परसेंट चार्ज करूंगा? 5%। आंसर बताइए। आंसर आ गया आपके पास 1650। तो जवाब दीजिए। अब क्या ये इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ। सर इंक्रीज लिखेंगे, यहाँ पे इंक्रीज करें 1030। सर ये आएगा आपका पीएफडीडी का आंसर। मेरी बात समझ में आई? सर ये क्या हुआ? कैश बुक से स्टार्ट लिया, कंट्रोल अकाउंट बनाया, सेल्स का अकाउंट बनाया, बैड डेट का अकाउंट बनाया, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट बनाया। ये चार चार पांच पांच चीजें एक साथ कवर करें, इसलिए ताकि आपकी अकाउंटिंग आपको समझ में आए। सर अब सुने, काम की बात सुने, कॉपी करें, जल्दी करें, भेज रहा हूं, आज भेज रहा हूं, कॉपी करें। सोफिया नहीं आया समझ में? आया समझ में? काम की बात क्या की मैंने? सुने, काम की बात बताऊं पूरी कहानी में। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, अकाउंट रिसीबल का कंट्रोल अकाउंट होता है। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट अकाउंट रिसीबल का कंट्रोल अकाउंट होता है। जो भी रिसीबल्स में इंडिविजुअली हो रहा होता है वो इसमें एक साथ होता है। यानी आप सारे कंट्रोल, सारे रिसीबल्स को मिला लें तो एक कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं आप। बोलो सुभान बोलो। पहला पार्ट सेल्स, सेल्स ये पहला टी अकाउंट है। टू 2002 मई जून 2002 सेल्स का अकाउंट बनाइए सबसे पहले। नहीं मुझसे पहले का सवाल है ये। मेरा 2007 का है। चलो चलो चलो, डन। देखो भाई, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप, मैंने आपको एक दिन में सुना दी ये बात, आपको आ गई। बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा मैं आपको ये बात, लेकिन समझा रहा हूं कि आपका पेपर लेकिन ऐसे ही आएगा, कंबाइन चीजें मिक्स होके आ रही होती हैं। आप बिल्कुल जरूर करें और सुने मेरी बात। क्वेश्चन है बैड डेट का, है ना, ऐसे बैड डेट और पीएफडी अकाउंट मांग क्या रहा है? सुनो, कंट्रोल अकाउंट। अगर आपको कंट्रोल अकाउंट से इसका कनेक्शन ही नहीं पता तो बेकार है फिर आपके लिए टॉपिक। कंट्रोल अकाउंट तो पता चले ना भाई, कंट्रोल अकाउंट की क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर मैंने पीएफडीडी चार्ज करना है, ये बात तो बताओ मुझे। अब जल्दी करो यार आयन, कॉपी करो। कॉपी कर लिया? कंट्रोल अकाउंट बनाइए, बोले किसमें? सेल्स के अकाउंट में। हाँ सेल्स का अकाउंट तो कंबाइन बनेगा ना, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये तो क्रेडिट सेल्स का अकाउंट, इसीलिए तो रिसीबल्स का कंट्रोल अकाउंट है। अभी बहुत सारे पास पेपर्स बाकी हैं इसके प्रैक्टिस करने के लिए। आई सेंड यू द वर्कशीट। यहाँ आएंगे तो आपको कॉपी हुई भी वर्कशीट भी मिलेगी हार्ड कॉपी में, और आप काम करना शुरू करेंगे इसका।
जो भी हुआ है अच्छा हुआ है, कम से कम आंखें तो खुली कि कुछ हो रहा है। अकाउंटिंग इतने दिनों से बस पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। क्या शौक है? बोलो बोलो ना, बोलो, मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ, बोलो। मैं बताऊँ क्या क्या चीज़ नहीं है। आप बैड डेट पढ़ते थे तो सिर्फ बैड डेट पढ़ते थे, आप कंट्रोल अकाउंट पढ़ते थे तो सिर्फ कंट्रोल अकाउंट पढ़ते थे। अब ये कहानी एक छोटे से टी अकाउंट से सेल्स के स्टार्ट हुई, कैश बुक में गई, कैश बुक से सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट भी हमने डेवलप किया, और हमने बैड डेट और पीएफडीडी भी बना लिया एक ही चीज से। तो आपके आपको याद होगा जब मैंने आपको कैश बुक बनवाई थी, मैंने आपसे कहा भी था कि अकाउंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बुक यही होती है। हाँ, रेलेवेंट डाटा सारा कैश बुक से मिल जाता है। डन। टू नहीं सुन के मेरा सवाल है, व्हाट इज द अमाउंट दैट विल बी चार्ज इन बैड डेट्स? व्हाट इज द अमाउंट दैट विल बी चार्ज एज एन एक्सपेंस इन पीएफडीडी? 1030. What is the amount that will be carried forward to the balance sheet? Do we have a CD balance in bad debt? No. Balance sheet में नहीं जाएगा, सही है। Do we have a balance CD in PFDD? Yes. Balance sheet में जाएगा। CD बैलेंस शीट में जाएंगे। बैलेंस हमेशा CD बैलेंसेस बैलेंस शीट में ट्रेवल कर जाता है। हाँ, या तो एसेट होती है। डन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय। प्रोविजन फॉर, हाँ, लाइबिलिटी नहीं है, कॉन्ट्रा टू एसेट है। यार बाहर ना हुजैफा अनीस होगा, बोलो सर बोले जल्दी आओ। अनीस